in terms of a new people who doesn't know how this works. Small cap, mid cap, bigger risk, bigger returns. Large cap, safe bet. आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करो कि स्मॉल, मिड और लार्ज में क्या डिफरेंस होता है, एंड वेयर शुड अ पर्सन who is starting, who has a very small budget of 2 to 5 or 7 grand a month to invest should start, and where and why? देखिए, सबसे पहले आपको मैंने बोला कि जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है वो ड्यूरेशन से आती है. हाँ, ठीक है, एज से नहीं आती. मैं अगर 40 साल का हूं, पर मुझे 70 साल तक इन्वेस्ट करना है, तो मेरी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी एक 20 साल के वाले से ज्यादा है जिसको 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना है. तो पॉइंट नंबर 1 ये क्लियर हो गया. पॉइंट नंबर 2 ये है कि जब मेरे पास लॉन्गर ड्यूरेशन है, तो यानी कि मैं थोड़ा सा ड्रॉडाउन कहते हैं जिसे हम, यानी कि जब मैं पैसा डालूंगा तो हो सकता है वो नीचे चला जाए, तो मैं ड्रॉडाउन झेल सकता हूं. मेरे में एक झेलने की क्षमता आती है. देखिए, कंपाउंडिंग में ना 7 साल के बाद आपकी गारंटी, ऑलमोस्ट गारंटी हो जाती है कि आपके पैसे डूबेंगे नहीं. ठीक है. 7 इयर्स, बट 7 इयर्स का वेटिंग पीरियड बहुत बड़ा है. पर ये 7 इयर्स की कैलकुलेशन आपने कैसे निकाली? ये रिसर्च की हुई है. अच्छा, ठीक है. ये ना शादियों पे भी सेम रिसर्च है. 7 ईयर इच कहते हैं उसे, एक मूवी भी आई थी. ठीक है, 7 साल बाद ही जो होता है सब ऊपर नीचे होता है. तो यहाँ पे भी कंपाउंडिंग में भी 7 साल ही लगते हैं. तो पहले 7 इयर्स जो है आपको, अगर आप 7 इयर्स तक कंटिन्यूसली डाल रहे हो, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ यू लूजिंग मनी इज ऑलमोस्ट जीरो. तो यानी आपका मिनिमम होराइजन 7 साल होना ही चाहिए. उससे नीचे वाले होराइजन में इसलिए हम इक्विटी ज्यादा रेकमेंड ही नहीं करते. हम कहते हैं ज्यादा डेट रखो, 60% डेट रखो, 70% डेट रखो, इक्विटी कम रखो. क्योंकि इक्विटी मार्केट्स का भरोसा नहीं. अभी तो चल पड़ी, पता चला क्रैश आ गया तो 3 साल रिकवरी नहीं करी, तो आप फंस गए उसमें. इसके बाद मैं आपसे डेट और इक्विटी भी पूछूंगा, बट पहले ये वाले क्वेश्चन कर लेते हैं. तो जितना आप यंग हो, जितना आपका होराइजन लंबा है, उतना आप ज्यादा रिस्की बेट ले सकते हो. और रिस्क का मतलब क्या हुआ कि वो कंपनीज जो अभी एस्टैब्लिश नहीं हुई हैं, रिलायंस में रिस्क कम है, जानते हैं, डूब नहीं सकती, बहुत मुश्किल है, पूरा देश डूब जाएगा. तो रिलायंस में जब आप पैसा डालते हो तो कंपेरेटिवली कम रिस्क होता है, और ऑब्वियसली कम रिटर्न्स होंगे. आपको साल का हो सकता है 12-14% रिटर्न मिले. ये लार्ज कैप है, ये अल्ट्रा लार्ज कैप है. ठीक है. फिर कुछ स्टॉक्स होंगे जो मिड कैप में आते हैं. मिड कैप वाले वो होंगे जो थोड़े एस्टैब्लिश हो चुके हैं, आगे जा चुके हैं, जिनकी मार्केट कैप 3 बिलियन, 4 बिलियन, 5 बिलियन डॉलर तक हो गई है. जैसे मिड कैप में कंपनी है एपीएल अपोलो. मेरे को बहुत अच्छी लगती है. देयर इज नो रिकमेंडेशन गाइस, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं. आई लव दिस कंपनी बिकॉज़ आई नो द ओनर आल्सो पर्सनली. संजय गुप्ता जी को जानता हूं. तो आई हैव सीन हिम ग्रो. I've seen him take his company from 3,000 crores in 2019 to today around about 50-60,000 crore rupees in market cap. तो बहुत अच्छा वो लेके गए कंपनी को. तो ये कंपनी है जैसे मिड कैप है. तो अब ये कंपनी आगे जाके लार्ज कैप बनेगी, पर अब ये भी उतने अच्छे रिटर्न्स नहीं दे पाएगी जितनी एक कंपनी जो आज 2-3 हजार करोड़ पे है वो दे पाएगी. अच्छा, कुछ लोग और भी नीचे जाते हैं, बोलते हैं यार हमारे पास रिस्क लेने की कैपेबिलिटी है, थोड़ा कंपनी को एनालाइज कर लेते हैं. हम एसएमई कंपनीज में पैसा डालते हैं जो आज बहुत ग्रो कर रही हैं, जिनके प्रॉफिट्स अभी कम है पर आगे जाके बहुत बढ़ने वाले हैं. स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जिनके रेवेन्यूज 200-250 करोड़ के नीचे होते हैं. तो ऐसी कंपनीज में लोग बेट कर लेते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए वहां बेट कर लेंगे. भाई लोग कहते हैं जैसे विप्रो में जिसने 1970s में 10,000 रुपए डाले थे, आज उसके पास 700 करोड़ रुपए हैं. तो एवरीबॉडी सर्चिंग फॉर दैट वन बेट. एमआरएफ का सेम, एशियन पेंट्स है 40 इयर्स में 24,000 टाइम्स. 40 इयर्स में 24,000 टाइम्स, यानी 1 रुपया 24,000 रुपए बन जाता 40 साल में. इतना बड़ा रिटर्न्स उसने दिया है, जो रियल एस्टेट में कभी नहीं हो सकता. देखिए, ऐसा नहीं है रियल एस्टेट में नहीं हो सकता, पर वो अपॉर्चुनिटी आपको वो देखिए, रियल एस्टेट जो है ना वो ओपेक मार्केट है. उसमें इंफॉर्मेशन आर्बिट्राज बहुत बड़ा है. राइट. आपको पता है यहाँ पे द्वारका एक्सप्रेसवे कटने वाला है, तब आपने प्लॉट लिया वर्सेस आज आपने प्लॉट लिया, तो आपका तो पूरा गेन ही चला गया ना. राइट. तो वहां वो ना, और एक आम व्यक्ति जो 20-25-30 हजार कमा रहा है, वो इस ओपेसिटी में नहीं जाना चाहिए. उसका काम नहीं है ये. तो अपना काम करो भाई. अपना काम ये है कि आप पहले अपनी तनख्वाह बढ़ाओ. ठीक है. अपने आप को उस लायक बनाओ कि आप रियल एस्टेट खरीद सको. सर, रियल एस्टेट इंडिया में आजकल 25-50 लाख से नीचे तो कोई प्लॉट ही नहीं है. गांव में, गांव कूचे में, यहाँ तो तुम 3-4 करोड़ से नीचे तो देखना भी नहीं चाहिए आदमी को. इस अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में भी नहीं मिलता आजकल. तो कुछ बिल्कुल कुछ नहीं मिला. और क्यों लेना है आपको? रिस्क क्यों लेना है इतना बड़ा? आप आराम से जो है अपनी वेल्थ बनाओ एसआईपीस के थ्रू. मैंने अगर अपनी वेल्थ बनाई एसआईपीस के थ्रू, मैं तो और कुछ किया नहीं, रियल एस्टेट किया नहीं, कुछ घर नहीं बनाया, कुछ नहीं किया, सिर्फ धीरे धीरे एसआईपी बढ़ाता गया, तो आज उसका फायदा ले लिया मैंने. जितना व्यक्ति के पास टाइम ज्यादा होगा, जितना उसका गोल दूर होगा, उतना उसको रिस्क ज्यादा लेना है, और विच मीन्स ही कैन इन्वेस्ट मोर इन स्मॉल एंड मिड कैप फंड्स. सो दैट इज द एलोकेशन. हाँ, उसमें मतलब अगर समझो आप 10,000 की एसआईपी कर रहे हो तो 6,000 रुपए स्मॉल एंड मिड कैप में डाल दो, 2,500 रुपए लार्ज कैप में डाल दो, 1,500 रुपए पैसिव में डाल दो, या थोड़ा सा गोल्ड में डाल दो.
अगर आपको एसेट को थोड़ा सा और डाइवर्सिफिकेशन करना है। वो डिपेंड करता है। देखिए किसी के लिए कोई स्ट्रेट आंसर नहीं है मेरे पास।